बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। फैसला कुन हफ्ता, बिल्कुल जी फैसला कुन हफ्ता कल से स्टार्ट हो रहा है। चंद घंटे बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच, 9 रुकनी लार्जर बेंच एक बार फिर इकट्ठा होगा और तीसरी समाअत करेगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात के इनकाद में रुकावटें डाली जा रही हैं। सदर ममलिकत तारीख दे चुके हैं, सदर ममलिकत तारीख दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दे चुके हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस पर कोई एक्ट नहीं कर रहा था। सो मोटो नोटिस भी है और स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्तें भी आ चुकी हैं और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान बार कौंसिल है वो भी इसमें हिस्सा डालने की कोशिश कर रही है, बार कौंसिल भी हिस्सा डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जजेस का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, जजेस की रास्ता रोकने की प्लानिंग की गई कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ जाए और आला अदलिया को आइन की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी पर अमल दरामद से रोका जाए। और क्योंकि आम इंतखाबात होने हैं, आम इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की जा रही है, इसलिए कल का दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि कल पहला दिन होगा, बाकायदा तौर पे समातें होंगी और उसके कुछ दिलचस्प, अब तक के दिलचस्प मराहल जो हैं वो मैं आपको बता दूं कि जस्टिस जमाल खान मुंदखिल साहब ने उस पर एतराज़ आयद किया और एतराज़ ये था कि क्यों ना इसको पार्लियामान में वापस भेज दें। और फिर जस्टिस नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल हसन साहब के मामले पर भी एतराज़ उठा, फिर फुल कोर्ट की बनाने की भी बात उठी और उसके बाद फिर ये भी कहा गया कि जनाब हमें पसंद का, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि हमें पसंद का बेंच दिया जाए और 2 जजेस को, ऑनरेबल जजेस को माइनस किया जाए और बाकी जजेस को ऐड किया जाए और उसके बाद फिर फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट में लेकिन 2 जजेस नहीं हो। ये एक चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है इन ऑनरेबल जजेस पे। यही बेंच, यही ऑनरेबल जजेस, बल्कि उसमें मजीद एडिशन हुई है, 5 के बजाय अब 9 जजेस बैठे हैं, 9 ऑनरेबल जजेस बैठे हैं, लेकिन इन 9 ऑनरेबल जजेस के सामने पेश नहीं होना चाहते। कौन नहीं पेश होना चाहता? बिलावल भुट्टो साहब, क्योंकि इससे पहले जब हुआ था डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब का मामला, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला क्या देने जा रही थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला देने जा रही थी कि क्योंकि इस हुक्मरान इत्तेहाद का एक एतराज था, हुक्मरान इत्तेहाद का एतराज ये था और ये ओपनली उन्होंने कहा था कि ये जो हम पे स्टिग्मा लगाया ना आर्टिकल 5 का, ये हटा दें हमसे, हमारे ऊपर से, और ये हटा दें और उसके बाद हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला देने जा रही थी कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है, गैर कानूनी है और उसमें कोई हैसियत नहीं है उसकी। लेकिन उसके बाद चूंकि अब कौमी असम्बली टूट चुकी है और इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, लिहाजा इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, ये फैसला था। और लेकिन हुआ ये कि उसके बाद फिल फौर सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तेमाल किया गया, उन्होंने स्टेटमेंट दी और फिर वो खुद पहुंच गए कमरा अदालत नंबर 1 में और इन्हीं ऑनरेबल जजेस के सामने जिस पे ये एतराज उठा रहे हैं, ये जस्टिस जमाल खान मुंदखिल साहब भी थे, जस्टिस इजाजुल हसन साहब भी थे, चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब भी थे और 2 ऑनरेबल जजेस और थे। इन्हीं के सामने इन्हीं ने फैसला दिया। इनके सामने फिर बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए, फिर शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच गए और बाकी सियासी रहनुमा भी पहुंच गए और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहा, इन्हीं ऑनरेबल जजेस को कहा कि नहीं, आप भी हम इलेक्शन नहीं, हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और हम तहरीक अदम-ए-एतमाद भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम इलेक्शन नहीं मानते। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला फिर ये दिया था कि तहरीक अदम-ए-एतमाद को कंप्लीट करवाया जाए, नए वजीर आजम आए और उसके बाद फिर अगला काम किया जाए। ये हुआ था और फिर प्रोसेस कंप्लीट करवाया गया था और जिसके नतीजे में उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में, उस सो मोटो के नतीजे में ये 14 जमाती इत्तेहाद इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है और बरसरे इक़्तिदार है और मजे लूट रहा है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके गैर आइनी इक़दाम पे दीवार सामने खड़ी कर दी है और वो खुद आ गए हैं कि जनाब नहीं, अब बहुत हो गया, इलेक्शन तो होने ही होने 90 रोज में, इसलिए अब ये सारी के सारी अदलिया जो है वो बन गई है बुरी और तमाम ऑनरेबल जजेस बुरे बन गए और अब इनकी मनूवरिंग की जा रही है, इंजीनियरिंग की जा रही है, इनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और धमकियां दी जा रही हैं। धमकियों से पहले पैगामात गए, खुफिया पैगामात भी गए, जनाब आए जरा मामला तय कर लेते हैं, मेहरबानी करें, लेकिन ये बात नहीं मानी गई। अब ये सिलसिला चल पड़ा है। अब इसमें एक और भी है
क्योंकि इंतखाबात से फरार के रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो पेशावर का इंसिडेंट हो गया और उसके बाद कहा गया जी सिक्योरिटी का मसला है। आईडी खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब आप हुक्म करें इलेक्शन का, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं और छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं, हम इंशाल्लाह सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उन आईजी को फौरन तब्दील कर दिया गया, उन आईजी मुअज़्ज़म जा को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया कि तुम्हारी हैसियत क्या हुई कि आप ग्रेटर प्लान में आप रुकावट खड़ी कर रहे हैं। उनको फारिग किया। उसके बाद पंजाब में इशू तो सिक्योरिटी का इशू नहीं था, पंजाब में कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। अब इनकी दलीलें देखें। पंजाब में कहते हैं गवर्नर पंजाब कि मैंने तो असम्बली तहलील ही नहीं की, मैं क्यों तारीख दूं। खैबर पख्तूनख्वा जो समझिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के गवर्नर साहब में हैं, वो कहते हैं कि मैंने असम्बली तो तोड़ी है लेकिन मैं तारीख नहीं दूंगा। तारीख देने के लिए बाकी इदारों से रब्ता करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखते हैं। हर दो जगह पे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी का इशू खड़ा करते हैं, इधर कहते हैं पंजाब में सिक्योरिटी का इशू नहीं है लेकिन तारीख नहीं देनी। और तारीख इसलिए नहीं देनी कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि तारीख नहीं देनी, मरीम साहबा कहती हैं तारीख नहीं देनी। यानी डमी गवर्नर्स बैठे हैं, डमी गवर्नर्स हैं। डिफेक्टो गवर्नर कोई और है, डिफेक्टो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी कोई और है, डिफेक्टो गवर्नर पंजाब का भी कोई और है। ये डिजोरे बैठे हैं और ये डमीज हैं, दिखाने के लिए शक्लें हैं कि ये गवर्नर्स हैं, लेकिन इनको चला कोई और रहा है। कठपुतलियों वाला रोल अदा कर रहे हैं। अब पंजाब में मसला था कि पंजाब में सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है, पंजाब में तो पुरअमन माहौल है, सब कुछ है। अच्छा, वहां के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजलास बुलाया। जब इजलास बुलाया तो यहाँ पे जबरदस्ती एक एलामिया जारी कर दिया गया, लेकिन कहा गया कि जनाब वहां पे भी हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही। पंजाब पुलिस ने 3 लाख की कहा कि पहले 3 लाख पंजाब पुलिस में भर्ती करें और उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कहा गया कि 57,000 अहलकार पुलिस में भर्ती करें तो इलेक्शन होंगे। यानी ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। राधा नाचने के लिए तैयार ही नहीं, बल्कि नौमन तेल आ गया फिर भी राधा नाचने के लिए तैयार नहीं है, फिर उनके पाँव में कोई ना कोई मसला हो जाएगा। इसलिए ये सारा सिलसिला। अब पंजाब का इशू था, पंजाब में क्या इशू खड़ा किया जाए, फिर PSL आ गया। अब PSL में बड़ी दिलचस्प खेल, ये भी पॉलिटिकल सियासी खेल चल रहा है। PSL 8 का मैचेस थे लाहौर में, अगर वो मैचेस लाहौर में हो जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, पंजाब में कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर वो मैचेस हो जाते हैं तो उसके बाद तो कहा जाएगा जी अगर PSL हो सकता है तो फिर इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते। इसलिए उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए ये PSL को भी एक इंटरनेशनल इवेंट है पाकिस्तान का। इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ चुकी है पाकिस्तान में और इंटरनेशनल प्लेयर्स इस वक्त PSL में मौजूद है, बड़ी तादाद मौजूद है, पूरी दुनिया देखती है इनको और एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है PSL। लेकिन इसके बावजूद वहां पे ये मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज खड़े किए जा रहे हैं। आपस में PCB और निगरान हुकूमत लगी हुई है। साबिक निगरान वजीर आला सेठी साहब, मौजूदा निगरान वजीर नकवी साहब, साबिका निगरान हुकूमत और मौजूदा निगरान हुकूमत ये आपस में खेल रहे हैं कि जनाब हम इतने पैसे नहीं दे सकते, हम इतने पैसे देंगे। और इसके बाद लाहौर में जो इंसिडेंट हुआ, इमरान रियाज साहब और दीगर जो कि अरशद शहीद साहब का एक मास्क पहन के अलामती तौर पे उनके साथ सॉलिडारिटी शो करके जा रहे थे स्टेडियम, उनको नहीं जाने दिया गया, उन पे पुलिस हाथापाई हुई, वो सारी वीडियोस आप चल रहे हैं। तो ये ऐसे मामला खड़े किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्शन जो है उनको हम पोस्टपोन करवाने में कामयाब हो जाएं। और अब चूंकि अदलिया आ चुकी है, अदलिया बड़ा क्लियरली कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और जो उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया, सो मोटो नोटिस ये फरार भी इख्तियार कर लें, राह फरार भी इख्तियार कर लें, फिर भी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की एप्लीकेशन है, स्पीकर पंजाब असेंबली की एप्लीकेशन है, और स्पीकर पंजाब ने जब ये एप्लीकेशन दी वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको भी नैब ने तलब कर लिया, कि जनाब आप भी आए जरा आके हिसाब किताब दें। इसलिए प्रेशर तो हर तरफ से डाल रहे हैं, उस्मान डार और उनके भाइयों पे जो किया, और जो उनके मुलाजिम हैं वो उनको बुलाया गया और उनको जिस तरीके से उन्होंने अपनी सारी रोदात सुनाई कि उनको भी नंगा किया गया और उनकी बीवी बच्चों को भी कहा गया। तो इस तरह के हालात जो हैं और इल्ज़ाम, और उसके बाद अब काउंटर जो करने के लिए एक ऑडियो चल रही है उसमें कहा गया 50 लाख रुपए। अब मैं जानता हूँ उस्मान डार और डार बरादरान को अच्छा खासा ये बिजनेसमैन है, तो क्या 3.5 साल में करप्शन क्या निकली, मुबैना तौर पे, मुतनाज़ तौर पे क्या निकली, 50 लाख रुपए, 5 मिलियन, 50 लाख रुपए उस्मान डार और उनका उमर डार और एक और उनके तीसरे भाई, ये सब निकले 50 लाख रुपए। ये ऑडियो चलाई जा रही है, ऑडियो रिकॉर्ड करके पहले, और उसके बाद मीडिया को दे दी गई कि जनाब इससे खेलें।
تو یہ چیزیں ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں 3.5 سالوں میں اب وہ توشہ خانہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا 5-7 کروڑ سے، اب وہ پہنچ چکا ہے کوئی 50 ارب روپے تک 50 ارب روپے تک وہ توشہ خانہ پہنچ چکا ہے۔ آپ ایک طرف توشہ خانہ کی ڈیٹیلز لاہور ہائی کورٹ میں نہیں دی جا رہی، دوسری طرف عمران خان صاحب کا توشہ خانہ وہ پہنچ گیا 50 ارب روپے تک۔ تو یہ ایک لطیفے ہیں، چھوٹے چھوٹے لطیفے یہ سناتے رہتے ہیں، اور کبھی 20 پہلے 10 کروڑ تھا، پھر 20 ہوا، پھر 5 ارب ہوا، پھر اربوں ہوا، پھر 50 ارب روپے ہو گیا، اور اب ہیرے اور جواہرات اور ہیرے اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہے جی، لیکن کل امپورٹنٹ دن ہے، میں پھر کہوں گا کہ کل وکلا جو ہے، وکلا کا امتحان ہے، وکلا کی تحریک دوبارہ سے مجھے لگتا ہے کہ وکلا کو اپنی ایک نئی تحریک دینی پڑے گی، سٹارٹ کرنی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینئر موسٹ قانوندان ہیں، وہی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، چیف جسٹس پاکستان کو نان فنکشنل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے خلاف بغاوت کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ججز کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں آنریبل ججز سے یہی کہوں گا کہ تقسیم مت ہوں، متحد ہوں، کیونکہ انہوں نے تقسیم کر کے آپ لوگوں کو توڑنا ہے، آپ لوگوں کو رسوا کرنا ہے، تقسیم کر کے تقسیم نہیں ہو، کیونکہ جس نے چیف جسٹس مقررہ تاریخ پہ بننا ہے اس نے بننا ہے، اور اس کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سینیورٹی ہے وہ بڑی اسٹرکٹ ہے، اور اس میں کوئی ہینکی پھینکی کر نہیں سکتا۔ وہ پرویز مشرف صاحب نے بھی کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی نوکی کھانی پڑی تھی، اور اب بھی اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی تو ان کو یہ تو ان کا تو خیر 14 جماعتی اتحاد ہے، ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک ووٹ بھی آگے پیچھے ہو گیا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے آنریبل ججز کو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ڈٹ جائیں، کیونکہ برائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لالچ دیتے ہیں، یہ انسینٹیو دیتے ہیں، اور یہ بڑے لچھیدار گفتگو کرتے ہیں۔ جس طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس میں جو کچھ ہوا، تمام اب تو ان کی تصاویر بھی آ گئی ہیں، کیسے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسل کے ساتھ لہک کے باتیں کر رہے ہیں، وزیر قانون اعظم نذیر تاج صاحب نظر آ رہے ہیں، وہ سارے جس طریقے سے وہ مینج کیا گیا تھا۔ اب اگلی بات ایک اور سن لیں کہ پہلے یہ وہ جو نقوی صاحب کی آڈیو آئی، پہلے یہ کہا گیا کہ اس پہ ہم ریفرنس فائل کریں گے، پاکستان بار کونسل بھی کرے گی، صوبائی بار کونسل بھی کریں گی، ریفرنس کی ہم بھرمار کر دیں گے، پریس کانفرنس بھی ہو گئی، وزیر اعظم ہاؤس میں ہو گیا جی، گٹھ جوڑ بھی ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا، اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا، سو موٹو نوٹس لے۔ اب وہ 100 موٹو نوٹس پہ آ گئے ہیں۔ وہ پہلے بتائیں تھے صحیح، بتاؤ تو صحیح کہ بھائی یہ کس نے ریکارڈ کی ہے، کون ہے آدمی جس نے یہ ریکارڈ کی ہے، کہاں ریکارڈ کی ہے، کس فون پہ ریکارڈ ہوئی ہے، اس کے گواہان کدھر ہیں، وہ ساری کی ساری لسٹ تو دیں۔ اور اس کے بعد کیونکہ یہ تو ہے ستمبر 2022 کی، وہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں آگے یہ خبریں بڑھ رہی ہیں، ڈیولپنگ سٹوریز ہیں۔ تو کل کافی اچھا، کل سٹارٹ ہوگا ویک کا، اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے۔ آئین کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور رول آف لا ہونا ہے، اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہونی ہے یا نہیں ہونی، تو یہ سب کا سب کل اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ اب مقابلے پہ آ چکی ہیں، اور وکلا تحریک جو ہے، وکلا تنظیمیں بھی اب آ رہی ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ بار بھی اس میں فریق بننے جا رہی ہے۔ اگر پاکستان بار کونسل اس میں کودے گی تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی آ چکی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ بار بھی آ چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی آ چکی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ایک لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس سارے حادثے سے ایک اچھی تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھیسس برآمد ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اینٹی تھیسس اور اینٹی تھیسس اور اینٹی تھیسس چلتا رہے۔ نہیں، اینٹی تھیسس کے ساتھ تھیسس کے بعد اینٹی تھیسس اور اینٹی تھیسس کے بعد سنتھیسس ہوتا ہی ہوتا ہے، اور اچھی چیز ہی برآمد ہوتی ہے۔ تو اس حادثے میں بھی اچھی چیز برآمد ہوگی، اور انشاءاللہ قانون کی حکمرانی بھی ہوگی اور آئین کی بالادستی بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔